नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी एलाइड एग्जाम के लिए जीके की एक नई सीरीज चला रहा हूं, जिसका कि आज पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है, द ग्रेनरी एट हड़प्पा वाज मेड ऑफ। हड़प्पा में जो अन्न भंडार बने होते थे, यह केवल ईंटों से बने होते थे। अगर मैं बात करता हूँ हड़प्पा में, तो हड़प्पा के जो अन्न भंडार थे ये तो ईंटों से बने होते थे। हड़प्पा की बात करते हैं कि हड़प्पा की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। देखिए, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, रावी रिवर के किनारे स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। हड़प्पा से हमें क्या मिला था, ये क्वेश्चन भी एलाइड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा से जो मिला था, हड़प्पा से हमें 6 अन्न भंडार मिले थे, 6 ग्रैनरीज मिली थी, और यहाँ पर एक मूर्ति मिली थी, और इस मूर्ति ने जो है धोती पहनी हुई मूर्ति मिली थी। ये आपने याद रखना, धोती पहनी हुई थी। तो धोती पहनी हुई मूर्ति भी हमें हड़प्पा से मिली थी। कांसे का एक दर्पण, वो भी हड़प्पा से मिला था, और बर्तन पर मछुआरों के चित्र भी हमें हड़प्पा से मिले थे। उसी प्रकार एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कालीबंगा की, तो कालीबंगा का अर्थ एक बार एलाइड के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि कालीबंगा का मतलब क्या है। तो कालीबंगा का जो मतलब है, अर्थ है, वो है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा कहाँ पे है, तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में वर्तमान में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी, किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला, परीक्षा में जरूर पूछा गया है एलाइड के। मोहनजोदड़ो से मिला था एक तो मृतकों का टीला, मृतकों का जो टीला है वो मोहनजोदड़ो से मिला। विशाल स्नानागार जो है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला। और कांसे की एक नंगन नृत्य की मूर्ति, ये क्वेश्चन सेम एलाइड के परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कांसे की नंगन नृत्य की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली थी, तो वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली। क्वेश्चन आता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके पतन का शहर कौन सा था, तो उसके पतन का शहर था लोथल। लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगीज। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ भारत में बहुत सारे यूरोपियन आए, लेकिन सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज। पुर्तगीज में जो सबसे बाद में भी भारत में जो गए थे वो पुर्तगाली ही गए थे। ये भी आपने याद रखना है, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, और सबसे बाद में जो गए थे वो भी पुर्तगाली ही गए थे। देखिए, इनका एक लीडर सबसे पहले भारत आता है जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1498 जो है वास्को 1498 को जो है भारत पहुंचा था वास्को डी गामा। देखिए, कौन सी नदी के तट पर ये भारत पहुंचा था, तो एक बंदरगाह है जो कि केरल के कालीकट के समुद्री तट पर ये पहुंचा था। और यहाँ पर इसका किस राजा के द्वारा स्वागत किया गया, तो जब ये कालीकट पहुंचे तो यहाँ के राजा जो होते थे जैमुरीन, क्या नाम था इनका, राजा जैमुरीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक बात आपने लिख लेनी है। राजा जैमुरीन के द्वारा जो है ये वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था। क्योंकि एलाइड का पेपर एक अच्छे लेवल का पेपर होता है, तो इसमें हम जीके को जो है वो डिस्कस बहुत ही अच्छे से करेंगे। आने वाले जो पार्ट्स आएंगे मेरे, चाहे उसमें एचपी जीके होगा, करंट अफेयर्स होगा, बहुत ही अच्छे से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे पास 45 डेज लेफ्ट है, तो 45 डेज में हम बहुत अच्छा कुछ सीखने वाले हैं। हर दिन आपके लिए मैं एलाइड की वीडियोस लाऊंगा, लेकिन आपने जो है मेरी वीडियोस को आगे शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तभी जाके आपके पास डेली वीडियो और कंटेंट पहुंचेगा। देखिए, पुर्तगालियों ने जब ये भारत आए थे तो इन्होंने अपनी प्रथम जो फैक्ट्री लगाई थी ये कोचीन में, कब लगाई थी, 1503 में लगाई थी। इनके द्वारा अपने कारखाने भी लगाए थे। पुर्तगालियों ने एक कारखाना हुगली में लगाया था और दूसरा बंदेल में लगाया था। हुगली में जो पुर्तगालियों ने वो अकबर की अनुमति से कारखाना लगाया था, और बंदेल में इन्होंने शाहजहाँ की अनुमति से जो है वो कारखाना लगाया था। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुर्तगीज के बारे में हमने पढ़ा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग्स वाज। देखिए, कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है कदम राजाओं की राजधानी। वाराणसी दिया, लेकिन वाराणसी नहीं है भैया, वनावसी है। क्या है, वनावसी। वनावसी जो है ये कदम राजाओं की राजधानी है। वनावसी या वैजयंती, दोनों याद रखना, या वनावसी या वैजयंती। कदम राजाओं की जो राजधानी, ऐसे क्वेश्चन एलाइड में जरूर पूछे जाएंगे, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। वैजयंती या वनावसी, वैजयंती या वनावसी जो है ये जो कदम राजाओं की राजधानी थी। कदम जो है ये कर्नाटक की एक रॉयल फैमिलीज में आता है, और ये जो है उत्तरी कर्नाटक में बिलोंग करते थे, और इनकी जो राजधानी थी ये थी वनावसी या वैजयंती।
देखिए यहाँ पे ऑप्शन में तंजौर दिया है और तंजौर की भी मैं बात करता हूँ। तंजौर में एक मंदिर है बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। देखिए अन्य परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं और अपना जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं, उनका जीके बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तंजौर में क्या है, तंजौर में एक बृहदेश्वर मंदिर है और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक या चोल राजा 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 चोल प्रथम ने बनाया था। राजा राज चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी, याद रखना है 1010 ईस्वी में जो है वो बृहदेश्वर मंदिर को बनाया था राजा राज चोल प्रथम ने। और इनकी राजधानी कहाँ पे होती थी, तंजौर, ये तंजौर में सॉरी मंदिर बनाया था बृहदेश्वर मंदिर। इसके अलावा कांची यहाँ पे दिया है, कांची में कैलाशनाथ मंदिर है। कांची में जो है वो क्या है, कैलाशनाथ मंदिर, और किसके द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ये कैलाशनाथ मंदिर बनवाए गए थे। तो तीनों बातें आपने याद रखनी है। बनावसी यहाँ पे आएगा, वनामसी जो है वो कदम राजाओं की राजधानी थी। तंजौर आपने याद रखना है, बृहदेश्वर मंदिर यहाँ पे है, और कांची में एक जो है कैलाशनाथ मंदिर। देखिए एलाइड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन। एलाइड के एग्जाम में महात्मा गांधी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और बार बार हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जहाँ से हम डिस्कस करेंगे मुझे लगता है कि क्वेश्चन जरूर आएगा। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि इनका जो जन्म हुआ था ये पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर जो है गुजरात में है, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है, इसीलिए 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती भी मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। दोनों बातें याद रखनी है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। देखिए गांधी जी के द्वारा भारत में जो है बहुत सारे नेशनल मूवमेंट और बहुत सारे सत्याग्रह किए गए, लेकिन जब इनके जीवन का जो पहला सत्याग्रह चला था वो दक्षिण अफ्रीका से चला था। दक्षिण अफ्रीका में ये 1893 से 1915 तक रहे थे, और 9 जनवरी, याद रखना 9 जनवरी 1915 को ये भारत, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। और इनकी जो है वो मृत्यु कब होती है, और एक चीज़ और याद रखना है कि 9 जनवरी को जब भारत आए, इसलिए अब 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस बोला मैंने, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। अब इनकी मृत्यु कब होती है, तो महात्मा गांधी की अगर मैं मृत्यु की बात करता हूँ तो इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948। कब होती है, 30 जनवरी 1948 को इनको गोली मारते हैं नाथूराम गोडसे। कौन मारते हैं, नाथूराम गोडसे जी। इनके द्वारा कुछ फेमस बुक्स लिखी गई है जो कि आपको मिलाने को आ सकती है। एलाइड के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन 1 लाइनर में नहीं होते जैसे यहाँ पे दिए, वहाँ पे आपको मिलाना पड़ेगा कि ये बुक गांधी जी की इनमें से कौन कौन सी बुक से है, या स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 कौन सी सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, लेकिन आपने पहले नॉलेज हर एक चीज़ की रखनी है। गांधी जी के द्वारा जो बुक लिखी गई थी हिंद स्वराज, जो कि इन्होंने 1909 में जो है लिखी थी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की बुक है। सत्य के प्रयोग और मेरे सपनों का भारत, सत्य के प्रयोग और मेरे सपनों का भारत भी जो है महात्मा गांधी की बुक है। गीता बोध भी किसकी बुक है, गीता बोध जो बुक है वो इनके द्वारा 1929 में लिखी गई थी, वो भी महात्मा गांधी जी की ही बुक है। ये कुछ हमने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा। इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वाज इम्प्रेस्ड ऑन 6 years एंड सेंट टू। देखिए जब 6 वर्ष का कारावास दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को, तो उन्हें कहाँ भेजा गया था, तो यहाँ यहीं से मैं बताऊंगा, मांडले जेल। कहाँ भेजा गया था इनको, मांडले जेल भेजा गया था बाल गंगाधर तिलक को। ये वही बाल गंगाधर तिलक है जिन्हें भारत में लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, स्लोगन दिया गया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था 1916 में। देखिए इनके द्वारा कुछ न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिकेशन किया गया था, उनकी स्टार्ट किया गया था, जैसे केसरी न्यूज़पेपर। केसरी न्यूज़पेपर जो लाया था वो भी शायद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लाया गया था, और दूसरा लाया था मराठा और केसरी, ये बाल गंगाधर तिलक ने ही लाए थे दोनों न्यूज़पेपर। और इनके द्वारा ही कुछ शब्द जो आज की डेट में स्वदेशी है, बहिष्कार शब्द, वो इनके द्वारा ही सबसे पहले बताए गए थे, इंट्रोड्यूस जो इन्होंने किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। तो बड़ा नाम था बाल गंगाधर तिलक का। भारत में जैसे गणपति महोत्सव, नोट कर लेना है, हर एक बात नोट करना है, भारत में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक के द्वारा ही की गई थी। अगली क्वेश्चन की बात करता हूं, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियां अवस्थित है। देखिए विश्व में जो प्रसिद्ध खजुराहो की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि
किसके द्वारा खजुराहो की जो मूर्तियाँ हैं वो बनाई गई, या खजुराहो के जो स्मारक है इनको बनाया गया था? तो ये चंदेल राजपूत शासकों के द्वारा, किसके द्वारा? चंदेल राजपूत शासकों के द्वारा इनको बनाया गया था। देखिए, खजुराहो फेस्टिवल भी होता है और एलाइड के एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खजुराहो फेस्टिवल कहाँ पे होता है। तो खजुराहो फेस्टिवल ये भी मध्य प्रदेश में होता है। और खजुराहो जो एक क्लासिकल डांस भी मैं इसको कहूँगा, या खजुराहो डांस भी कहूँगा, तो खजुराहो डांस भी मध्य प्रदेश में ही होता है। और खजुराहो के जो स्मारक है, मोनूमेंट्स है, इनको जो 1986 में यूनेस्को में डाला गया था। यूनेस्को में भारत में टोटल 42 साइट्स भारत की है यूनेस्को में, ये भी आपने याद रखना है। और 42 में जो है वो खजुराहो के जो स्मारक है इनको भी डाला गया था। कब डाला गया था खजुराहो के स्मारक को? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1986 में खजुराहो के स्मारक को यूनेस्को में डाला गया था। इसके अलावा और क्या क्या डाला था? इसके अलावा डाला था हम्पी के स्मारक। हम्पी के स्मारक जो कि हम्पी के मोनूमेंट्स जो कि कर्नाटक में स्थित है, इनको भी यूनेस्को में 1986 में डाला। इसके अलावा 1986 में फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको भी 1986 में डाला। गोवा की चर्च और कॉन्वेंट, गोवा की चर्च और कॉन्वेंट को भी 1986 में ही यूनेस्को में डाला गया था। और जब तक ये वीडियो 1K जाएगी तब तक मैं दूसरी वीडियो आपके बीच लाऊंगा। जब तक ये वीडियो 1K नहीं जाएगी तब तक मैं ये दूसरी वीडियो आपके बीच नहीं लाऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और 1K व्यूज़ यहाँ चले जाते हैं इस वीडियो पे, तो मैं दूसरी वीडियो तभी लाऊंगा। वरना मेरे पास टेट के बहुत सारे बच्चे हैं और नवंबर टेट के लिए। तो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। भारत में कुल मैं बात करता हूँ यूनेस्को साइट की, 42 टोटल यूनेस्को साइट है भारत में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्योंकि भाई एलाइड का एग्जाम है, 41वीं साइट कौन सी? तो 41वीं साइट है शांति निकेतन। कौन सी है? शांति निकेतन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का घर है। और 42वीं जो साइट है ये होयसोल मंदिर है, जो कि होयसोल टेम्पल है, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। ये भी आपने याद रखना है। और सबसे पहले यूनेस्को में किसको डाला गया था? तो सबसे पहले 1983 में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, इनको यूनेस्को में डाला गया था। इसके अलावा जो है वो किसको डाला गया था? तो इसके अलावा डाला गया था आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल यूनेस्को में भी 1983 में ही डाला था इसको भी। और आगरा का किला, इसको भी 1983 में ही यूनेस्को में शामिल किया गया था। टोटल साइट जो इंडिया में यूनेस्को की वो 42 है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? तो द नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। देखिए, आपने याद रखना है कि भारत का जो डिजाइन संस्थान जो है, जो राष्ट्रीय जो डिजाइन संस्थान है, ये अहमदाबाद में स्थित है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा भी कुछ नेशनल जो इंस्टीट्यूट है भारत की वो स्थित है, जैसे FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबको पता है, आसान क्वेश्चन है, ये देहरादून में है। मिलाने को आपको आ सकते हैं, मैंने पहले ही बोला है, स्टेटमेंट में आ सकते हैं कि FRI देहरादून में है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो क्लियर करवाने वाला हूँ। 60 नंबर का करंट अफेयर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ आपको। मैं जीके जो है HP जीके बहुत ही अच्छे लेवल की पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा सीख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून में है। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान केंद्र हम जिसको हिंदी में कहेंगे, ये भी देहरादून में स्थित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र भी वो कोयम्बटूर तमिलनाडु, कहाँ पे है? कोयम्बटूर तमिलनाडु। और कोयम्बटूर तमिलनाडु को दक्षिण का मैनचेस्टर या मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और पटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट या आलू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है, शिमला के कोपरी में स्थित है। और ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और राइस रिसर्च सेंटर, चावल अनुसंधान केंद्र, ये कटक उड़ीसा में, कहाँ पे स्थित है भैया? कटक उड़ीसा में स्थित है चावल अनुसंधान केंद्र। तो सारी बातें ये याद रखनी है। चाहे वो भारतीय कृषि अनुसंधान है, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे? दिल्ली में। चावल का कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। तो सारी चीज़ें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी की सारी। अब अगले क्वेश्चन में यहाँ से स्किप होते हैं कि द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपनड इन 1857 वाज इन। देखिए, 1857 में भारत की प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था, प्रथम यूनिवर्सिटी ओपन की गई थी भारत में। तो ये कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी भैया कलकत्ता में। कलकत्ता में जो है पहली यूनिवर्सिटी जो है वो खोली गई थी। एग्जैक्टली जो है कब खोली गई थी? तो एग्जैक्टली जब मैं देख रहा था तो एग्जैक्टली खोल इसको 24 जनवरी 1857 को एग्जैक्टली इसको खोला गया था। ये भी आपने याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन ये भी आता है क्योंकि एलाइड का एग्जाम है यार, इसको हमने जो है वो डीपली जाना है, क्योंकि जो एलाइड के एग्जाम में वो क्वेश्चन ही डीपली आता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता में खुला था 1857 में, इसके लिए जो भूमि है वो किस राजा के द्वारा दी गई थी? तो इनका नाम था महेश्वर सिंह बहादुर। तो एक राजा थे महेश्वर सिंह बहादुर के द्वारा
कोलकाता विश्वविद्यालय के लिए इनके द्वारा भूमि दी गई थी। 1857 में जब क्रांति हुई थी तो भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिल सकता है। लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम में वायसरॉय थे भारत के। इसके अलावा जैसे वुड डिस्पैच एक कमीशन आया था जो कि स्टडी से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। ये वुड डिस्पैच कमीशन 1854 में आया था जो कि चार्ल्स वुड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा इसमें इसको जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो वुड डिस्पैच कमीशन को कहा जाता है। हंटर कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हंटर कमीशन 1882-83 के बीच आया था। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हंटर कमीशन। इसके अलावा जैसे हम यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो पंजाब में जो यूनिवर्सिटी खोली गई थी ये 1882 में खोली गई थी, पंजाब विश्वविद्यालय। इसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी एक आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी पेपर में पूछा गया है एलआईटी के एग्जाम में कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1904 में। इस कब आया था। और वर्धा योजना भी एक आई थी। वर्धा योजना भी एलआईटी के एग्जाम में पूछी गई है। तो वर्धा योजना आई थी 23 अक्टूबर 1937। याद रखना, ये भी शिक्षा से ही संबंधित है। वर्धा योजना 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा योजना आई थी। इसके अलावा एक और चीज़ इलाहाबाद यहाँ पे लिया है। इलाहाबाद या प्रयागराज जो यूनिवर्सिटी है, जो इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो हुई थी ये भी 23 सितंबर 1887। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना तो ये हुई थी 23 सितंबर 1887। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक चीज़ यहाँ से। क्वेश्चन अगला है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि द ओल्डेस्ट हिंदू एपिक इज। देखिए सबसे पुराना जो हिंदू महाकाव्य है वो महाभारत है। देखिए महाभारत की अगर मैं बात करता हूँ तो महाभारत से रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभार पेपर में पूछ ले जाते हैं जो अक्सर हमें नहीं पता होता है। महाभारत के अनुसार जो कटोच वंश की जो स्थापना की थी वो की गई थी शू शर्मा चंद के द्वारा। और महाभारत की जो रचयिता है वो कौन थे, इनका नाम था पतंजलि। क्या नाम था, पतंजलि, वेद व्यास, माफ़ी चाहूँगा। महाभारत की रचयिता वेद व्यास थे और रामायण भी के जो रचयिता थे वो वाल्मीकि थे। महाभाष्य के रचयिता, महाभाष्य ग्रंथ है इसके रचयिता पतंजलि थे। और अष्टाध्यायी भी एक ग्रंथ है, इसके रचयिता पाणिनि थे। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं आज आपको थोड़े से बता। इसके अलावा अब थोड़ा सा मैं ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन था विच प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो अर्थ बोला है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है शुक्र, वीनस। देखिए अगर बात करता हूँ वीनस की, तो वीनस को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार वीनस को कहा जाता है। और सबसे हॉटेस्ट और सबसे ब्राइटेस्ट जो प्लेनेट है वो भी वीनस है, शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, शुक्र है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो भी शुक्र को कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है बुध। बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, जिसको हम मरकरी बोलेंगे। मरकरी जो ग्रह है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, सबसे नियरेस्ट है सन के। और अगर मैं बात करता हूँ मरकरी की, तो मरकरी जो है वो सूर्य का एक चक्कर जो है वो सबसे कम दिनों में लगाता है। कितने दिनों में, 88 डेज में जो है ये 1 राउंड ऑफ सन लगाता है। कितने डेज में, 88 डेज में। जैसे पृथ्वी जो है और कोई भी ग्रह जब सूर्य का एक चक्कर लगाएंगे तो उसको बोलेंगे रेवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, रिवॉल्व करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन। हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे, परिभ्रमण। तो दोनों चीज़ें आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोई भी ग्रह जब अपनी जगह में घूमते हैं उसको बोलते हैं रोटेशन। अपने ही एक्सिस पे जब कोई भी प्लेनेट जो घूमता है, रोटेट होता है, तो उसको रोटेशन पीरियड टाइम बोलेंगे। तो ये अलग अलग चीज़ें हम हर एक चीज़ को जानेंगे। बुध जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। दूसरी बात यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है। और लाल ऐसा कौन सा ग्रह जो लाल है वो कौन सा है, मार्स, मंगल। मंगल के 2 छोटे उपग्रह हैं सैटेलाइट से मंगल के, जिनका नाम है फोबोस एंड डीमोस। फोबोस एंड डीमोस जो है वो सोलर सिस्टम के ही है और सैटेलाइट्स है वो किसके है, मार्स के है। मंगल जो है इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है। ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए अब मैं अगले क्वेश्चन भी जाता हूँ। पृथ्वी के आकार के वर्णन के लिए सही शब्द है, द वर्ल्ड यूज टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ हिज अर्थ इज। जो पृथ्वी की जो शेप है उसके लिए जो एक सही जो शब्द रहेगा वो रहेगा ऑब्लेट स्फीयर। देखिए चपटा गोलाब की तरह पृथ्वी होती है, ऑब्लेट स्फीयर जो होता है उसकी तरह होती है। अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है वो
साढ़े 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई होती है। अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी की, तो ये अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाती है, क्योंकि कोई भी जो रोटेट होती है अपने एक्सिस पे, तो ये लगाती है 23 घंटे 56 मिनट। ये मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट जो है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। अगर मैं बात करता हूँ, इसीलिए हम जो है हमारा एक दिन जो है वो 24 घंटे का माना जाता है, लेकिन एग्जैक्टली जो अपने एक्सिस पे पृथ्वी रोटेट होती है, एक दिन हम उसको कहेंगे, जो कोई भी ग्रह अपने इस पे जो रोटेट होता है, तो पृथ्वी होती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, लेकिन हम एक दिन 24 घंटे का मान लेते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये सूर्य का जो एक चक्कर, इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो कितना है, तो पृथ्वी का जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो 365 डेज 5 घंटे और 48 मिनट है। इसीलिए 5 घंटे 48 मिनट को भी 6 घंटे माना जाता है, और हर 6 घंटे इनको 6 घंटे को हर 4 साल बाद ये जो है वो 366 हो जाते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि 6 घंटे इनको नहीं जोड़ते, हम बोलते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन जो 6 घंटे होते हैं 5 घंटे 48 मिनट जो होते हैं, इन 6 घंटे को जब 4 साल बाद आता है तो एक साल बन जाता है, 24 घंटे ही बन जाते हैं, 24 घंटे का मतलब एक दिन। तो 24 दिन के बाद जो है लीप ईयर आता है, तो ये होता है 366 दिन का। फरवरी तभी तो 29 का होता है। अगर आप ये समझ रहे हो अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी मैं क्लासेस वगैरह में भी समझा दूंगा। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है यूथ अध्ययन, वहाँ पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं। HP एलाइड के जितने भी बच्चे हैं, यूथ अध्ययन। बाकी मैं आपको नंबर वहीं पे अपना शेयर कर सकता हूँ व्हाट्सएप का। यूथ अध्ययन मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहीं पे बात कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, IST और GMT के मध्य अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT। IST क्या होता है, GMT क्या होता है, दोनों बातें आपको जाननी पड़ेगी। देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अंतर होता है 5.5 घंटे, 5 आवर 30 मिनट्स का अंतर होता है। लेकिन IST को बोलते हैं, IST का जो पूरा नाम है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST का पूरा नाम है, और GMT का जो पूरा नाम है वो है ग्रीनविच मेन टाइम। देखिए, IST और GMT मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों पहलू आपको जानने पड़ेंगे। GMT जो है ये दुनिया है, और ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो है देशांतर रेखाएं खींची गई है, और जहाँ से पृथ्वी का जो टाइम लिया जाता है, वहाँ उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ से जितने भी देश आगे है ना, यहाँ से जितने भी देश जितनी डिग्री पे आगे होंगे, उनको हम 4 से गुना करेंगे। 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो मिनट टाइम होता है वो होता है 4 मिनट। कितना होता है, 4 मिनट। अगर कोई देश 15 डिग्री पे है, तो 15 को 4 से गुना करेंगे, तो 15 को 4 से गुना करेंगे तो 60 मिनट आ जाएगा। मतलब कि वो देश, उस देश का जो टाइम है, अगर वो पूरब में है तो उसका जो टाइम है वो 1 घंटा आगे चल रहा है, और अगर उतने ही डिग्री पश्चिम में स्थित है तो उसका समय उतना ही पीछे चल रहा है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। 5.5 घंटे IST और GMT के मध्य अंतर है। IST जो इंडिया की लाइन है, और इंडिया जो है वो 82.5 डिग्री पे आता है। अब 82.5 डिग्री पूरब में है, तो समय तो भारत का GMT से हमेशा आगे ही चलेगा। तो अगर 82.5 डिग्री पे भारत है, तो 82.5 को जब मैं 4 से गुना कर रहा था, तो कितने मिनट आ रहा है, 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब हुआ 5.5 घंटे। और अगर मैं बात करता हूँ इंडिया का, जो है एक ही टाइम जोन है, लेकिन इंडिया के वैसे 2 टाइम जोन होने चाहिए थे, क्योंकि यार जो अपने असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ तो सुबह भी पहले हो जाती है और रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। जबकि हमारे नॉर्थ इंडिया, जो हमारा जो ये दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, यहाँ जो है वो लेट होती है रात वगैरह, और धूप यहाँ पे लेट आती है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है, वैसे टाइम जोन 2 होने चाहिए, लेकिन इंडिया का अभी फ़िलहाल एक ही टाइम जोन है 82.5 डिग्री पे, और इंडिया का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे चल रहा है GMT से। तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत मैं ऊपर ऊपर से आपको समझाया है। अगले क्वेश्चन की बात करते, यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर आ गया था, तो आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं क्वेश्चन को अच्छे से मैंने समझा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे प्रति व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। तो किसे प्रति व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है, तो ये वेस्टर्लाई जो विंड्स होती है, इनको जो है वो एंटी ट्रेड के नाम से जाना जाता है। पछुआ हवाएं जो होती है, इनको व्यापारिक पवन के, प्रति व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है। एलाइड में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिनूक ऑप्शन में दिया है। चिनूक हवाएं जो है ये हॉट ड्राई विंड्स है, और ये रॉकीज में पाई जाती है। चिनूक हवाएं जो है ये हॉट ड्राई विंड्स है और रॉकीज में पाई जाती है, ये आपने याद रखना है। और रॉकी माउंटेन जो है इसके अलावा चक्रवात जो है ये इंडियन सी में आता है। इंडियन ओशियंस में जो है, इंडियन ओशियन सी जो है, यहाँ पे चक्रवात या साइक्लोन्स आते हैं, और टाइफोन्स जो आते हैं, तूफान अब जिसको कहेंगे, ये चाइना सी में आते हैं टाइफोन्स। तो अलग अलग नाम इनके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है हर एक चीज़ यहाँ।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। आज के कुछ अंतिम क्वेश्चन है ये, और हिमाचल जी के आज हम डिस्कस नहीं करने वाला है। हिमाचल जी के 60 नंबर का आएगा, तो वहाँ के लिए हम अलग सीरीज चलाने वाले हैं एचपी एलाइट के लिए। तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को बता सकते हैं कि क्या क्या आपकी नीड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है हर हर महादेव का कमेंट दे सकते हैं। दूसरी बात जो है, आप एचपी एलाइट के लिए आपको किस चीज़ की नीड है आप मुझे बता सकते हैं। चट्टाने जो लावा की दृढ़ीकरण द्वारा बनती है, रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय सॉल्डिफिकेशन ऑफ लावा आर। देखिए ऐसी चट्टानें जो लावा के दृढ़ीकरण द्वारा बनती है, जो लावा की इससे बनती है, तो वो होती है बेसाल चट्टानें। देखिए चट्टानें जो है वो 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं। रॉक्स के 3 टाइप होते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ रॉक के 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से ये टाइप है रॉक के। तो ये है इग्नियस रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। देखिए जो इग्नियस रॉक्स में आती है, जिनको हम आग्नेय चट्टानें बोलते हैं हिंदी भाषा में, इग्नियस रॉक्स में आती है ग्रेनाइट आती है, गैब्रो आती है और बेसाल्ट आती है। ये तीनों के तीनों जो आते हैं किस में आते हैं, इग्नियस रॉक्स में आते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं, जैसे सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है इसमें आता है, मेटामॉर्फिक रॉक को हम बोलेंगे कायांतरित और रूपांतरित चट्टानें, जैसे मार्बल हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, स्लेट हो गया, ये सभी जो आते हैं ये मेटामॉर्फिक में आता है। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाढ़ के मैदान के तरुण जलोढ़ को कहते हैं, तो खद्दर भी नहीं कहेंगे, हिमप्लवी फ्लो भी नहीं कहेंगे, भांदर भी नहीं कहेंगे। शायद इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा। तो बाढ़ के मैदान को तरुण जलोढ़ को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ढूंढें और मेरे को बताएं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हर हर महादेव का कमेंट ज़रूर यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं। और अपनी ओर से जो भी आपके मन में कमेंट आ रहा है, अगर आप हर हर महादेव नहीं लिख सकते तो आप अपने कमेंट जो है यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव। बहुत जल्द मैं आपके बीच आऊँगा। जय हिमाचल, हर हर महादेव।